हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन एमएल क्लासेस पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो लगातार बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। हम लोग देख रहे हैं काफ़ी लंबे समय से पश्चिमी एशिया में संघर्ष और तनाव की स्थिति बनी हुई है, जिस पर लगातार एक आपातकाल की स्थिति जैसे संकेत मिलते रहे हैं, जैसा कि माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अपने वक्तव्यों में कई बार कहा गया है। तो वक्तव्यों को हम और आप जैसे लोगों के द्वारा उसे कई तरीके के नाम दिए जा रहे हैं। उन पर एक विस्तार पूर्वक एनालिसिस किए बिना हम लोग जो भी मन में आ रहा है उस तरीके के कयास लगाना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन क्या वास्तविक रूप से जैसा हम और आप सोच रहे हैं कि वित्तीय आपातकाल की स्थिति उत्पन्न हो रही है, ये वास्तविक रूप से ऐसा है या नहीं, इस पर हम आज विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और पूरी इकोनॉमिक्स के साथ संवैधानिक पहलुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ठीक है। तो अब हमें यह समझना चाहिए कि ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है, ऐसा चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है। क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा लगातार नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हम और आप जैसे लोगों से अपील की जा रही है कि सोने की खरीद के लिए 1 साल के लिए टाल के रखें, वर्क फ्रॉम होम को अपनाएं, यातायात की सुविधा को कम से कम करें, ईंधन की बचत करें, है ना। हो सके तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा घर पर रहें। तो इन तरीक़ों की अपील क्यों की जा रही है, क्या कारण है, क्या इसका सीधा संबंध वित्तीय आपातकाल की स्थिति से है या नहीं, इन सभी पहलुओं पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम हर एक मुद्दे को, हर एक स्टेटमेंट को राजनीतिक रूप दे देते हैं, जो कि मुझे लगता है राजनीतिक रूप देना हर वक्तव्य को गलत है। कहीं ना कहीं उस मुद्दे को, उस वक्तव्य को अच्छे से हमें समझना चाहिए, तत्पश्चात हमें उस पर एक अपना बहुमूल्य विवेकानुसार एक अपना राय व्यक्त करनी चाहिए। ठीक है। तो चर्चा करेंगे आज का एक विश्लेषणात्मक रिपोर्ट है 2026 का वैश्विक आर्थिक संकट और अनुच्छेद 360 की वास्तविकता। जो पश्चिमी एशिया में जो स्थिति बनी हुई है उसका वैश्विक आर्थिक संकट क्या वास्तविक रूप से है, जितना हम समझ रहे उतना है ना। उसको हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो उसे हम अनुच्छेद 360 से जोड़ करके देख रहे हैं। ठीक है। तो इसकी क्या वास्तविकता है, इन सभी पहलुओं पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ठीक है। देखिए, क्या भारत में, आपसे मैं प्रश्न पूछना चाहूंगा, क्या भारत में वित्तीय आपातकाल की आवश्यकता है? अगर है तो आप बताएं क्यों है, वास्तविक रूप से है या नहीं, इस वित्तीय आपातकाल की आवश्यकता है या नहीं। वीडियो समाप्त होते होते कहीं ना कहीं हमें समझ में आने लगेगा कि है या नहीं। ठीक। या यह केवल एक राजनीतिक अफवाह है। ठीक। जानिए संविधान और अर्थशास्त्र का क्या सच है। आगे बढ़ेंगे। देखिए, अब ये रूमर उठ रहे हैं, राजनीतिक चिंताएं, अलग अलग पार्टी अलग अलग तरीके के बयान दे रही है ना। जब से नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कुछ वक्तव्य बोले गए, उनका अलग अलग तरीके से अपनी पार्टी के अनुसार उनका इस्तेमाल किया जा रहा है ना। तो राजनीतिक अफवाहें हैं। अब अगर मैं बताऊं आपको, देखिए, कांग्रेस नेता कुलदीप सिंह ठाकुर राठौर का दावा क्या है कि प्रधानमंत्री की मितव्ययता यानी कम खर्चे की अपील इस बात का संकेत है कि इस देश की वित्तीय आपातकाल की ओर बढ़ रहा है। यानी कि कम खर्चे की अपील को वह वित्तीय आपातकाल से डायरेक्ट जोड़ करके देख रहा है। यह स्टेटमेंट कुलदीप सिंह राठौर के द्वारा दिया गया। लेकिन वास्तविकता क्या है, ये अफवाह है। वास्तविकता में क्या ऐसा संकेत मिला है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो अपील की गई है, क्या बोला गया है? सोने की खरीद को 1 साल के लिए टाल कर रखें, विदेशी यात्रा और डेस्टिनेशन वेडिंग से बचें, ईंधन का संरक्षण करें, वर्क फ्रॉम होम को अपनाएं और मंत्रियों के काफिले में 50% की कटौती भी की गई। इन सभी पहलुओं पर क्यों बोला गया? तो कहीं ना कहीं हम ऐसी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहेंगे अगर आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो, क्योंकि पश्चिमी एशिया का संकट निरंतर बना हुआ है ना। तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो जिससे हम अपने आप को उससे निकाल सकें, इसलिए पहले से हमें अपनी तैयारी करके रखनी चाहिए। ठीक। देखिए, पश्चिम एशिया का संकट भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को कैसे प्रभावित कर रहा है, पहले हम इसे जानेंगे। लगातार हमें देखने को मिल रहा है कि हमारा
जो रुपया है वो लगातार डॉलर के कंपैरिजन में लगातार गिरता जा रहा है, तो उसका क्या रीजन है ना। देखिए, पश्चिम एशिया का जो संघर्ष है, ईरान, इजराइल और अमेरिका का तनाव और हॉर्मुज जल मरु मध्य में जो बाधा की स्थिति है, उसकी वजह से, चूंकि पश्चिमी एशिया कच्चे तेल के लिए बहुत ज़्यादा प्रख्यात है, तो जब यहाँ पर संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई है तो इससे कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिल रहा है। कच्चे तेल की कीमतों में जब भारी उछाल देखने को मिलेगा तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें कहाँ देखने को मिलेगा, जो भारत के इम्पोर्ट बिल है, इम्पोर्ट बिल यानी कि भारत के द्वारा जो अपनी वस्तुओं को, सामानों को बाहर भेजा जा रहा है, तो उसकी इम्पोर्ट बिल में उसका जो बिल है, उसके जो भुगतान है, उसमें अप्रत्याशित रूप से हमें वृद्धि देखने को मिल रही है। इसकी वजह से इसमें वृद्धि देखने को मिल रही है इम्पोर्ट बिल में, और एक्सपोर्ट बिल में हमें क्या देखने को मिल रहा है, डेफिसिट देखने को मिल रहा है। इस वजह से हमारा चालू खाता, जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, वो लगातार निरंतर रूप से बढ़ रहा है। ठीक है, अब ये चालू खाता क्या है, इसका कैसे घाटा होता है, वो हम आगे देखेंगे। अभी फिलहाल हमें ये समझना है कि पश्चिमी एशिया संघर्ष के फलस्वरूप कच्चे तेल की कीमतों में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है, जिसका आयात बिल में बढ़ोतरी हो रही है। फलस्वरूप हमारा जो करंट अकाउंट है उसका डेफिसिट निरंतर रूप से बढ़ रहा है। इसके फलस्वरूप भारतीय रुपए के मूल्य में गिरावट आ रही है। ठीक है, अगर एक्सपोर्ट बढ़ता, एक्सपोर्ट के बिल में बढ़ोतरी होती और इंपोर्ट का बिल जो है वो घटता, तो ये डेफिसिट कम होता और हमारा पैसा, जो रुपया है, वो मजबूत होता है। लेकिन इसके ठीक उल्टा हो रहा है। इसके फलस्वरूप रुपए को संभालने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्या किया जा रहा है, विदेशी मुद्रा भंडार का जो फॉरेन करेंसी है, फॉरेक्स, उसका उपयोग किया जा रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, देखिए, नीतिगत सुधार और संवैधानिक आपातकाल के बीच का अंतर क्या है। जो नीतिगत सुधार है ना, नीतिगत सुधार और संवैधानिक आपातकाल, इसको हम किस तरीके से दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करके देख सकते हैं। आर्थिक झटके सहने के लिए सरकारें सतह पर नीतियां बदलती रहती हैं। जो आर्थिक संकट आते हैं, इकोनॉमिक इमरजेंसी की स्थिति उत्पन्न होती हैं, तो उनसे निपटने के लिए निरंतर सरकारों के द्वारा कुछ न कुछ नीतिगत सुधार किए जाते रहे। ठीक है, इसका अर्थ यह नहीं है कि संवैधानिक संकट आ गया। आर्थिक संकट के आते ही हम डायरेक्ट उसे संवैधानिक संकट अर्थात वित्तीय आपातकाल या अन्य आपातकालों से इसे जोड़ करके देखने लगते हैं, लेकिन इसका यह डायरेक्ट मतलब नहीं है। अभी तक 1950 से आज तक यह ज्वालामुखी कभी भी फटा नहीं, अर्थात वित्तीय आपातकाल की स्थिति की उत्पत्ति अभी तक नहीं हुई है। ठीक है, प्रशासनिक सलाह और नीतिगत सुधार में अगर बात की जाए तो ईंधन की कटौती की जाए, खर्चों में कटौती की जाए, तो प्रशासनिक सलाह और नीतिगत सुधार, प्रशासनिक एक सलाह दी गई है कि भाई ईंधन में कटौती कीजिए, है ना, कम से कम वाहनों का प्रयोग कीजिए, खर्चे में कमी कीजिए, ये प्रशासनिक सलाह। इसके साथ साथ सरकारें लगातार ये इनमें कमी है उसके लिए क्या पहल कर रही है, नीतिगत सुधार भी कर रही है। ठीक है, तो इससे अर्थव्यवस्था का जो प्रेशर है वो उसे हमें कमी करने में मदद मिलेगी, क्योंकि हम अगर ईंधन की कमी करेंगे तो हमें पेट्रोल डीजल की कम खपत करने को मिलेगी, है ना, जिससे क्या है कि हम आर्थिक संकट से उबरने में मदद मिल सकती है। ठीक, अब अगर अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल यह एक असाधारण और अंतिम परमाणु विकल्प है, मतलब अगर कुछ भी स्थिति हम न निपट पाए, ठीक है, तब वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है, जब यह एक अंतिम विकल्प है। लेकिन ऐसी स्थिति भारत में अभी तक उत्पन्न नहीं हुई है कि वित्तीय आपातकाल लगाया जाए, यह एक अंतिम विकल्प है और संभवतः मैं समझता हूँ कि ऐसी स्थिति शायद ही उत्पन्न हो। ठीक है, देखिए, अब हम ये समझेंगे कि अनुच्छेद 360 क्या है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए अनुच्छेद 360 क्या है। ये अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल लगातार चर्चा में बना हुआ है, वित्तीय, तो अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल की बात करता है। अब ये प्रश्न बना हुआ है, वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो वित्तीय आपातकाल पूछ सकता है डायरेक्ट किस आर्टिकल से रिलेटेड है, तो आप बता देंगे आर्टिकल 360। और भारतीय संविधान के किस भाग में पाया जाता है, तो भारतीय संविधान के कौन से भाग में आपको देखने को मिलेगा, भाग 18। तो ये भाग 18 के अंतर्गत, ठीक है, आर्टिकल 360, यानी कि जो आपके आपातकाल की स्थितियों का जो वर्णन है वो भाग 18 के अंतर्गत देखने को मिलेगा। उसमें 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। ठीक है, ये क्या कहता है कि यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए, समाधान का मतलब यह स्पष्ट हो जाए
कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व या प्रत्यय संकट में, तो वह उद्घोषणा द्वारा इस आशय की घोषणा कर सकेगा। यानी राष्ट्रपति अर्थात मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही राष्ट्रपति उद्घोषणा करता है। तो राष्ट्रपति का तात्पर्य हम किससे समझेंगे? मंत्रिपरिषद से। तो राष्ट्रपति को यह मालूम हो जाए कि हाँ, अब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है भारत या भारत के किसी ऐसे क्षेत्र या राज्य में जहां पर वित्तीय आपातकाल लगाया जाए, ठीक है, तो वह इसकी घोषणा कर सकता है। किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 360 के अंतर्गत, भाग 18 में। और आपको मैं बता दूं, तो देखिए, स्वतंत्र भारत के इतिहास में 1975 और 1991 में बहुत सारे, 1975 में पता इमरजेंसी लागू की गई थी, ठीक है। 1991 में भारत ऐसी स्थिति में था कि बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति में था, है ना, आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। लेकिन उस समय भी हमने अर्थात भारतीय सरकार ने क्या कहते हैं, वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया। तो अब तो स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है, उस समय स्थिति बहुत गंभीर थी, उसके फलस्वरूप भी हमने वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की थी। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए वित्तीय आपातकाल भारत में कितनी बार लगा है, तो इसका प्रयोग 0 बार हुआ, अभी तक एक भी बार इसका प्रयोग नहीं किया गया। अब ये जो आपातकाल की स्थिति है, संविधान में जो आपातकाल की बात की गई है, वो कितने प्रकार के आपातकाल है और इनको कब कब किस तरीके से लगाया जाता है, इन पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। लेकिन चूंकि हमें 360 और उसके अन्य पहलुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करनी थी, तो इसलिए देखिए, अगर राष्ट्रीय आपातकाल की बात की जाए, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लगता है। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी 352 के अंतर्गत लगेगा, ठीक है। ये इंदिरा गांधी जी ने इसका प्रयोग किया था, आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360, ये तीनों हमें पता होना चाहिए। 352 का प्रयोग हम कब करेंगे? तो इसका आधार क्या है? युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो, बाहर आक्रमण की स्थिति उत्पन्न हो या सशस्त्र विद्रोह। युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति पर ही क्या किया जाएगा? अनुच्छेद 352 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाएगी, ठीक है। संसदीय मंजूरी 1 महीने के भीतर मिलना आवश्यक है, 1 महीने के भीतर इस संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता पड़ती है। उपयोग अभी तक कितनी बार हुआ? 3 बार। 1962 भारत चीन युद्ध के अंतर्गत, 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध और 1975 नेशनल इमरजेंसी, आप सभी को पता है, ठीक, अशांति फैलाने के अंतर्गत। बात करेंगे राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, यह इसका आधार क्या है? राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के फलस्वरूप, राज्य में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस सही से काम नहीं कर रहे हैं या वहाँ की सरकार सही ढंग से काम नहीं कर रही है, और ऐसा अगर राष्ट्रपति को मालूम हो जाए, संतुष्ट हो जाए, तो वह राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकते हैं। इसका प्रयोग कई बार किया जा चुका है, ठीक है। 2 महीने के भीतर इसे संसदीय मंजूरी की आवश्यकता होती है और इसका प्रयोग 126 से अधिक बार किया जा चुका है। तो अगर आपसे कोई पूछ लेता है राष्ट्रपति शासन राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1962, 1971, 1975 3 बार, राष्ट्रपति शासन 126 से अधिक लगाया जा चुका है और वित्तीय आपातकाल 0 बार। इसकी घोषणा मैं बता चुका हूँ। देश की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा हो तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा, यानी आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो और राष्ट्रपति को यह मालूम पड़ जाए कि अब आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है और इससे उभरने के लिए केवल एक ही विकल्प है, वित्तीय आपातकाल, उस स्थिति में ही यह घोषणा की जाती है।